अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल कॉलेज ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन के अज़ीज़ तलबा कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने ऑनलाइन क्लास मेजरमेंट एंड एवल्यूएशनल टेक्निक्स में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो इंतहाई अहम लेक्चर आपको डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में, और हमने आपको ये भी फरमाया था, कहा था कि ये हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं क्योंकि इसकी अपनी एक अहमियत है, एक वैल्यू है, और दूसरी बात इसके अपना जो एक लेंथ है ताकि तमाम बातें डिटेल से हो जाए। तो इसमें जो हिस्सा रह गया था आज वही से आगाज़ करेंगे। और आज का हमारा जो पहला जो इसका हिस्सा है रह जाने वाला कंप्लीशन टाइप टेस्ट की। जो कंप्लीशन टाइप टेस्ट है वो क्या है और इसके मेरिट्स, तो ये भी आपको मालूम है, बताया गया था आपको कि ये है अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब इसके मेरिट क्या है? तो नंबर 1, कंप्लीशन टाइप टेस्ट आर वेरी इजी टू बी स्कोर्ड एंड मार्क्ड। नंबर 2, दीज टेस्ट सेव द स्टूडेंट्स टाइम। नंबर 3, they can cover the greatest part of the course. Number 4, they help in developing the understanding of the student. जी हाँ, ये भी इसका एक अहम जो है एक मेरिट है या एडवांटेज है। Number 5, there is objectivity in their scoring because there is no place for personal liking and disliking of the checker. तो ये भी बहुत अहम बात है कि इसमें जो चेकर है, जो मुम्तहिन है, उसकी पर्सनल लाइक और डिसलाइक नहीं होता। तो इस वजह से इसकी जो स्कोरिंग है इसमें बड़ी ऑब्जेक्टिविटी होती है और ये ज़्यादा जो है एक्यूरेट जो है इसकी मार्किंग की जा सकती है और की जाती है। नंबर 6, देयर इज़ वेरी लिटल चांस फॉर गेसिंग। इसमें गेस करना, अंदाज़े लगाना भी बहुत कम इसका जो है चांस होता है। जबकि 7th पॉइंट इसमें ये है कि दीज टेस्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ईज़िली एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स। जबकि दीगर टेस्ट की तरह कंप्लीशन टाइप टेस्ट में भी कुछ डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस है। तो उनमें सबसे पहली बात यह है कि इफ़ नॉट प्रिपेयर्ड विद ग्रेट स्किल दे कैन नॉट डेवलप अंडरस्टैंडिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। Number 2, they cause great confusion if 2 or more than 2 spaces are left blank. Number 3, questions having comprehensive knowledge cannot be set in these tests. Number 4, students get confused in blank spaces are given in the beginning. Number 5, if words or phrases are not given at the end, then they become recall based, which are not so much beneficial. तो ये जो है कुछ बातें थी जो इनमें डिसएडवांटेज इसको समझी जाती है और यकीनन ये है भी। तो अब इसके लिए क्या सजेशन होने चाहिए ताकि इसके जो डीमेरिट्स है, डिसएडवांटेजेस है, ये कम से कम हो? तो इसके लिए सबसे पहला सजेशन ये है कि the blank spaces should be left at the end or in the middle of the statement. They should not be left at the beginning. Number 2, the words to be put in the blank spaces should be simple and easy to understand. Suggestion number 3 for completion type test is statements should not be exactly copied from the text so that there may be little chance for rote memory. जी हाँ, जो जिसको हम रट्टा कहते हैं, तो इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जो टेक्स्ट है, जो मतन है, उसका सेम वर्ड ना हो, बल्कि उसमें समझने की सलाहियत के लिए ज़रूरी है कि ऐसे खाली जगह जो कंप्लीशन वाले है वो बनाए जाए कि जिसकी वजह से तालिब इल्म जो है, लर्नर जो है, सोचने पर मजबूर हो। पॉइंट नंबर 4, द वर्ड्स आर फ्रेजेस गिवन शुड हैव सम सिमिलरिटी। जी हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है और इसके बग़ैर तो आपका जो पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट है वो भी बेकार जाता है। नंबर 5,
only one blank space should be left in the statement. जबकि नंबर 6 है blank space should be left only for that word or phrase which possesses the greatest possible knowledge and which is the most important in the whole statement. For example, the statement the capital of Pakistan is Islamabad has the following three possible completion type statements such as number A, the dash of Pakistan is Islamabad. Number 2, the capital of dash is Islamabad. Number 3, the capital of Pakistan is dash. In the above sentences, the last one is seen to be the most appropriate because the word Islamabad is the most important and one and there should be blank space for it. यानी ये जो लास्ट है जिसमें इस्लामाबाद आना चाहिए तो ये बहुत अहम है, इसलिए इस तरह का सवाल बनाना चाहिए। आइए अजीज़ स्टूडेंट्स, अब कुछ बात करते हैं कि जो मैचिंग टाइप टेस्ट है, जी हाँ, मैचिंग टाइप टेस्ट भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में एक बहुत अहम जुज़ है। तो इसका क्या तरीक़ाकार है और इसके क्या एडवांटेजेस है? तो इसका सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि लाइक अदर टाइप्स मैचिंग टाइप टेस्ट आर वेरी इजी इन मार्किंग। और तमाम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की खसूसियात में ये बात शामिल है कि उसकी मार्किंग बहुत आसानी के साथ की जा सकती है। नंबर 2, दे आल्सो डेवलप स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नंबर 3, मैनी कॉन्सेप्ट्स कैन बी आस्क्ड इन वन क्वेश्चन। Number 4, there is high objectivity in marking and the chance for liking and disliking of the examiner is very little. Number 5, these tests have very high content validity. Number 6, results obtained from these tests are very much reliable. अब इसके भी कुछ डीमेरिट्स है, डिसएडवांटेजेस है। तो उनमें सबसे पहली बात यह है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ टेस्ट और क्वेश्चंस इज़ नॉट वेरी इजी। दे रिक्वायर हार्ड लेबर एंड ग्रेट स्किल ऑफ द पार्ट ऑफ द एग्ज़ामिनर। जी हाँ, तमाम ऐसे टाइप टेस्ट के अलावा जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, इसके तमाम जो अक़साम है, जुज़ियात है, उनमें ये बात बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है कि उसमें जो मुम्तहिन है, जो पेपर बनाने वाला है, जो क्वेश्चन बनाने वाला है, उसको बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए। नंबर 2, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम टू बी कंस्ट्रक्टेड। ये भी इसका एक किस्म का डीमेरिट है। नंबर 3, द सिलेक्शन ऑफ द होमोजेनियस आइटम्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। यानी यकसा जो आप उसकी सिलेक्शन करते हैं आइटम्स की, तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, ताकि फिर स्टूडेंट जो लर्नर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोच समझ पर राग़िब किया जाए। नंबर 4, इफ़ नॉट प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड दे कैन नॉट डेवलप द रीजनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। जबकि इसके जो सजेशंस हो सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए वो ये है कि नंबर 1, द given instruction should clearly mention the basis on which the matching is required। जी हाँ, ये बहुत अहम बात है। नंबर 2, great care should be observed in selecting the homogeneous materials। Number 3, both premises and responses may be represented by writing number and figure respectively। Number 4, the responses should not be such as to encourage the rote memory of the student। अब इसके बाद हमारा बहुत एक अहम टॉपिक है, वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यानी एज आ होल मुकम्मल तौर पर इसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। अब तक तो हम इसके जो अपने अपने पार्ट्स थे, अज्जा थे, मैचिंग या कॉलम्स या मल्टीपल चॉइस वगैरह, वो डिस्कस कर रहे थे। अब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के एज आ होल जो एडवांटेजेस है तो वो उस पर हम बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैव गॉट
popularity all over the world because the following reason. Number one, these tests are more reliable than essay type test in most respects, यानी कई लिहाज से ये ज़्यादा रिलायबल है. Number two, they are very easy to check and score. Number three, they have higher validity. Number four, their coverage is quite large. Number fifth, they can measure a variety of learning outcomes. Number six, the sampling materials of these tests can be extensive and adequate because they consist of a large number of questions. Number seven, there is no place for the personal liking, disliking, or prejudices or biases of the scorer. Because of the objectivity, their results are highly reliable. यानी इसमें किस किस्म का तासुब, लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होता. इस वजह से जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो मुतमईन रहता है कि जो मार्किंग है वो ठीक ठाक हुई है. Number 8, they can be scored very easily and quickly by a clerk or a computer. ये भी एक अहम है कि बेशुमार पर्चों को, बहुत ज़्यादा पेपर्स को आप बहुत कम वक्त में कंप्यूटर के ज़रिए उसके जवाबात उसको फीड करके आप आंसर्स हासिल कर सकते हैं और सही मार्किंग की जा सकती है. Number 9, these tests are not dependent on handwriting. इसमें हैंड राइटिंग का जो सवाल है वो भी नहीं रहता कि अगर हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बल्कि जो अगर आपने जवाब ठीक लिखा है तो बस आपको सही नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. Number 10, they are also independent of the skill of expression. Number 11, they allow no bluffing, यानी झूठी दोष जमाना, यानी जिस तरीके से ऐसे टाइप टेस्ट में बातें लिखी जाती है उसमें ये जो है ख़दशा नहीं रहता. Number 12, they are very easy to be attempted by the student and causes less burden and fatigue. Number 13, they are economical of time for the student. Number 14, the student takes great interest while attempting an objective type test. Number 15, these tests discourage rote memory of the student and encourage recognition. And the last point is that they also discouraging cramming, यानी जो रट्टा लगाने का जो है तरीक़ाकार है वो इसको डिस्करेज करता है. तो ये बातें थी इसके एडवांटेज के हवाले से. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है वो ये है. Objective type tests are not 100% free from shortcomings. They have their own demerits or disadvantages that they are discussed in the following lines. अब ये जो आने वाली लाइंस है इसमें हम आपको डिस्कस करते हैं कि इसके अपने जो डिसएडवांटेज है, डिमेरिट्स है, वो क्या है. Number 1, they are very difficult to construct. Number 2, they are time consuming on the part of the examiner. Number 3, they require a very high skill and experience to construct. Every educator or teacher cannot prepare such test. जी हाँ, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि एज आ होल ऐसे टाइप टेस्ट के मुकाबले में इस तरह का जो टेस्ट है ऑब्जेक्टिव का, जो भी फॉर्मेट हो उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए बड़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए. Number 4, they fail to measure higher mental process. जी हाँ, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट है, they do not test the organic whole of knowledge. नंबर 6 पॉइंट है इसका जो डिमेरिट है उसमें they often allow guessing. Number 7, they often develop bad study habits in students. Point number 8 of demerits of objective type test is they cannot test the student power of comprehension. जी हाँ, ये भी इसका एक डिमेरिट है. नेक्स्ट है, if the statements are just copied from the text, they do not encourage proper learning. Number 10, the student power of expression cannot develop. 11, these tests fail to develop the various skill of a language. Number 12, students do not learn how to organize materials in a proper and particular sequence. 13 number point है,
टेस्ट एडमिनिस्ट्रिंग इज़ डिफ़िकल्ट। जी हाँ, इसकी जो एडमिनिस्ट्रिंग है वो भी बहुत मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू ऐसे टाइप टेस्ट की। जबकि लास्ट पॉइंट जो कि 14 नंबर पॉइंट है इसका डीमेरिट, वो ये है कि अ लॉट ऑफ मनी इज़ स्पेंट ओवर द कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में। अब आते हैं इसके कुछ सजेशन की तरफ कि इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के तमाम अक़साम के लिए। तो वो ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड मेड फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस इफ़ द फॉलोइंग सजेशन आर टू बी acted upon. Number 1, in order to minimize the chances of guessing, negative marking should be introduced. The instruction should state that one correct question would be considered as wrong if one question is attempted as wrong by the student. Thus, the student will attempt only the question about which he is quite sure. यानी इसका मतलब ये है कि अगर नेगेटिव मार्किंग का तरीक़ाकार हो तो उसके खौफ से स्टूडेंट जो है वो गेस नहीं करेगा, सिर्फ तुक्का नहीं लगाएगा कि बस ये जवाब हो सकता है ठीक हो, वैसे भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आइए इस पे करते हैं, इसको टिक करते हैं। बल्कि उसको खौफ होगा कि इसके गलत होने से जो अगला ठीक सवाल है जिसका जवाब उसको आता है वो भी इसके मार्क्स ज़ीरो हो सकते हैं। तो इस खौफ से वो जो सही समझता है और जो इसको वो जानता है तो उसको वो हल करेगा। इस तरीके से जो गेसिंग की जो मसाइल है वो ख़त्म हो जाएंगे। Number 2, in order to discourage rote memory, statement should not be totally copied from the textbook. ये हमने पहले भी आपको कहा था कि टोटली वो टेक्स्ट बुक से कॉपी नहीं होने चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है आइटम्स ऑफ वेरियस टाइप्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन अ सिंगल टेस्ट। जी हाँ। नंबर 4, ओनली इम्पोर्टेंट आउटकम्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स शुड बी मेजर्ड। पॉइंट नंबर 5 है सजेशन के हवाले से कि करेक्ट रिस्पॉन्सेज शुड बी गिवन एट रैंडम। यानी वो एक सीक्वेंस में नहीं होने चाहिए कि 1 का आंसर ए हो और 2 का बी हो और 3 का सी हो, या 1 2 3 का ए हो, 4 5 6 का बी हो। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी एक तरह से फिर गेस देना है और फिर इस तरीके से आपको नताइज सही बरामद नहीं होंगे। जबकि लास्ट जो सजेशन इस हवाले से दी जा सकती है वो ये है कि इन केस ऑफ अल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप कीप 1 पॉइंट मार्क फॉर एटलीस्ट 3 आइटम्स। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के। जी हाँ, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। We know that objective type tests are of various types. The most prominent types are short answer type, number 2, true false type, number 3, multiple choice type, number 4, completion type, and number 5, matching type. In the following lines, some guidelines are suggested for writing these tests. गाइडलाइन फॉर राइटिंग शॉर्ट आंसर टाइप आइटम्स। जो पहला इसका जुज़ है कि शॉर्ट आंसर के हवाले से, तो वो गाइडलाइन ये है कि फ्रेज द आइटम्स इन सच अ वे दैट द आंसर इज़ शॉर्ट एंड क्लियर कट। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुअर हाउ डू वी मल्टीप्लाई 8 by 9। बेटर ये है कि व्हाट नंबर डू you get when you multiply 8 by 9। यानी जो पहले वाला तरीक़ा है कि how do you multiply 8 by 9, इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि what number do you get when you multiply 8 by 9। इस तरीके से indefinite question should be avoided। for example, why did psychology become a science। इसके बजाय बेहतर ये है कि in which year did psychology become a science। Number C point, there should be only one correct answer for statement. If several correct answers are possible, each one of them should be considered as correct and they should be given full credit। D point ये है कि enough space should be allowed for writing answer।
तो अज़ीज़ तलबा किराम, ये तो कुछ बातें थी कि जो सजेशन है, गाइडलाइंस है पहला तरीक़ाकार के मुतालिक, यानी शार्ट आंसर। अब गाइडलाइंस फॉर राइटिंग ट्रू फॉल्स आइटम। तो ट्रू फॉल्स आइटम के हवाले से गाइडलाइंस ये है कि डबल नेगेटिव शुड बी अवॉइडेड सो दैट द स्टूडेंट मे नॉट बी कंफ्यूज्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया इज़ नॉट अ मुस्लिम कंट्री, ट्रू फॉल्स। तो इसकी वजह यह हो जाए कि इंडिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री। तो ये तरीक़ा दुरुस्त है जो कि सेकंड बताया गया है। इस तरीके से जो एम्बिगुअस है, एम्बिगुइटी पैदा करने वाले स्टेटमेंट से, वो उसको क्या होना चाहिए कि उसको भी अवॉइड होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सिल्वर इज़ अ प्रीशियस मेटल, तो ये इसकी बजाय अगर ये है कि सिल्वर इज़ प्रीशियस देन मेटल, तो ये बहुत अहम होगा और दुरुस्त होगा। इस तरीके से जो अनफेमिलियर लैंग्वेज है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह वाज अलेक्जेंडर आ कोटिनेट, यानी हुक्मरान था, तो वाज अलेक्जेंडर आ रूलर, यानी वो अल्फाज जो कि मारूफ अल्फाज हो, मजहूल ना हो। इस तरीके से जो गाइडलाइंस है मल्टीपल चॉइस आइटम्स की, तो उसके बारे में गाइडलाइन ये है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ आइटम विच हेल्प्स द स्टूडेंट टू आंसर अदर आइटम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड। तो ए यूके है, बी यूएसए, सी फ्रांस और डी चाइना। तो इसको क्या इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बी का ये है कि अवॉइड इंटरडिपेंडेंट आइटम्स, यानी जो एक दूसरे पर मुनहसर हो वो आइटम, उसको क्या होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए। सी में ये है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ नेगेटिव इन द स्टेम ऑफ द आइटम एज फॉर एज पॉसिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ नॉट अ मेटल। तो ब्रोमीन, जिंक, आयरन, सोडियम। इसका बजाय बेहतर ये होगा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मेटल्स एक्सेप्ट वन विच इज़ नाट। तो ये आपका जो तरीक़ाकार है ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब आते हैं गाइडलाइंस फॉर राइटिंग कंप्लीशन टाइप आइटम्स की। तो इसमें जो ब्लैंक स्पेस शुड बी लेफ्ट ओनली फॉर इम्पोर्टेंट वर्ड एंड फॉर अ वर्ब, प्रोपोजिशन और आर्टिकल। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान देश इस्लामाबाद। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। इसकी बजाय ये बेहतर होगा। तो इस तरीके से ये आपका जो टेस्ट होगा ये ज़्यादा बेहतर होगा। एक और सजेशन है, गाइडलाइन है, वो ये है कि लीविंग मोर देन वन ब्लैंक स्पेसेस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, a verb that is limited by its dash in dash and dash is called a dash verb. A verb that is limited by its subject in number of and person is called a dash verb. तो ये दुरुस्त होगा। इस तरीके से जो आखिरी बात इस हवाले से की जा सकती है वो ये है कि द ब्लैंक स्पेस शुड बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट इंस्टेड इन द बिगिनिंग और इन द मिडल। फॉर एग्ज़ाम्पल, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी बजाय ये होना चाहिए कि द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश, ताकि ये ज़्यादा बेहतर आपको नताइज दे सके। तो अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो उससे आपने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को समझने में बहुत आपने मदद ली होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कमिंग लेक्चर में हम सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।